नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कोहलर द्वारा किए गए प्रयोग को। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस सिद्धांत में जानेंगे कि कोहलर ने कब, कहाँ, कैसे और किस पर प्रयोग किया। इनके सिद्धांत की अधिगम प्रक्रिया क्या थी और विशेषता, शैक्षिक महत्व, शिक्षा में योगदान, संप्रत्यय और उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस सिद्धांत को हम ट्रिक के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोहलर का सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बिना किसी देरी के। तो पहला पॉइंट है हमारा कोहलर द्वारा किया गया प्रयोग। तो कोहलर ने अमेरिकी द्वीप कॉनेरी पर सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया और अपने प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त किए वे गेस्टाल्ट सिद्धांत के तत्व बने। तो कोहलर ने कहाँ प्रयोग किया है? अमेरिकी द्वीप के कॉनेरी पर सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया और जो प्रयोग किया उसके आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त किए उन्हें ही हम कहते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत के तत्व। अब देख लेते हैं इनके प्रयोग के बारे में कि इन्होंने कैसे प्रयोग किया। तो सबसे पहले इन्होंने एक कमरा लिया, उस कमरे में चिंपैंजी को बिठाया और ऊपर यहाँ दीवार में केले लटका दिए और एक बॉक्स भी रख दिया जिस पर चढ़कर केले वो पा सकता था। तो चिंपैंजी ने क्या किया कि सबसे पहले कि जैसे उसे भूख लगती है तो उसने इन केलों को हाथ से पाने की कोशिश की, लेकिन उसे केले नहीं मिले। फिर क्या किया कि उसने देखा कि यहाँ एक बॉक्स भी रखा है, क्यों ना इस बॉक्स में चढ़कर इन केलों को पाया जाए। तो इस बॉक्स पर चढ़ा और इन केलों को पा लिया। अब दूसरी परिस्थिति में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया। वो बदलाव है कि चिंपैंजी को उसी कमरे में बिठाया, लेकिन इस बार इन्होंने केले थोड़ा ऊपर लटका दिए थे और इस बार इन्होंने क्या किया कि दो बॉक्स रख दिए। अब चिंपैंजी ने इन केलों को डायरेक्ट हाथ से पाने की कोशिश ना करके उसने क्या किया कि यह इस बॉक्स पर चढ़ा और केले को पाने की कोशिश की, लेकिन इस बार केले ज़्यादा ऊंचाई पर रखे थे इसलिए उसे केले नहीं मिल पाए। अब उसने देखा कि क्यों ना यहाँ एक बॉक्स और रखा है, इसी बॉक्स को इस बॉक्स के ऊपर रखा जाए और फिर इस पर चढ़कर इन केलों को पा लिया जाए। तो इसने पहले वाले बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और फिर इन केलों को पा लिया। अब तीसरी परिस्थिति में इन्होंने थोड़ा सा और बदलाव किया, थोड़ा सा और चेंज लाई है अपने प्रयोग में कि इन्होंने फिर से एक कमरे में, उसी कमरे में चिंपैंजी को बिठाया, बॉक्स रखा और केले को रखा, लेकिन इस बार केले और ज़्यादा ऊंचाई पर रख दिए थे। साथ में इन्होंने क्या किया है कि चिंपैंजी के साथियों के साथ में बिठाया गया। अब जब साथियों के साथ में बिठाया गया तो साथियों ने क्या की, इन केलों को पाने के लिए उछल कूद करने लगे, लेकिन चिंपैंजी ने क्या किया कि इन केलों को पाने के लिए इसने उछल कूद ना करके डायरेक्ट इस बॉक्स पर चढ़ा और केले को पा लिया। नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं कि दूसरा प्रयोग क्या किया था। तो दूसरा प्रयोग किया था इन्होंने कि एक पिंजरे में चिंपैंजी को बिठाया और बाहर रख दिए केले। अब इसने क्या किया कि इसे फिर भूख लगी तो इसने इन केलों को हाथ से पाने की कोशिश की, लेकिन इसे केले नहीं मिले। तो उसने देखा कि यहाँ एक छड़ी रखी है, क्यों ना इस छड़ी के द्वारा इन केलों को पाया जाए। तो उसने छड़ी के माध्यम से, छड़ी की सहायता से इन केले को पाने की कोशिश की और इसे केले मिल गए। अब दूसरा चरण इनका ये था इसी प्रयोग का कि इस बार केले थोड़ा दूर रख दिए थे, पहले तो पास में रखे थे लेकिन इस बार क्या किया है, केले को थोड़ा दूर रख दिया है। लेकिन इस बार क्या किया कि दो छड़ी रखी थी, तो चिंपैंजी ने क्या किया कि केले को डायरेक्ट हाथ से ना उठाकर छड़ी के द्वारा उठाया। जब छड़ी के द्वारा उठाने की कोशिश की तो उसे केले नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि केले क्या है, थोड़ा दूर रखे थे। तो इस बार इसने देखा कि क्यों ना एक छड़ी और रखी है, इन दोनों छड़ियों को जोड़ दिया जाए और फिर जोड़ के एक छड़ी बना ली जाए। इसके दिमाग में ये सूझ आ गई, तो इसने इन दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ा और फिर इन केलों को पाने की कोशिश कर ली, तो उसे केले मिल गए। तो इनके सिद्धांत की जो अधिगम प्रक्रिया बनी कि व्यक्ति कैसे सीख सकता है, तो व्यक्ति सीख सकता है इनके सिद्धांत के द्वारा, पूर्व ज्ञान के द्वारा, मतलब पुराना अनुभव। अगर व्यक्ति के पास अपना पुराना अनुभव है तो उसके द्वारा भी व्यक्ति सीख सकता है। जैसे कि चिंपैंजी ने सीखा था कि पहले वो हाथ से
केले को पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद क्या किया कि डायरेक्ट बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले को पा लिया। तो उसका वही पूर्व ज्ञान था कि बॉक्स पे चढ़कर ही केले पाए जा सकते हैं। तो उसने केले को बॉक्स के ऊपर चढ़कर पा लिया। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति सीखता है वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सीखता है। सूझ का मतलब होता है अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो यहाँ चिंपैंजी को अचानक ही ज्ञान प्राप्त हुआ था कि क्यों ना बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा जाए और फिर केले को पा लिया जाए। आहा अनुभव मतलब अकस्मात होने वाला अनुभव। तो यहाँ जो तीसरी परिस्थिति इनके सिद्धांत की बनी थी कि जब उसे उसके दोस्तों के साथ में बिठाया गया था, उसके साथी के साथ में बिठाया गया था, तो उसने उछल कूद ना करके डायरेक्ट ही क्या किया था कि बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले को पा लिया था। तो उसे अचानक अनुभव हुआ था। तो यही होता है आपका आहा अनुभव। फिर व्यवहार परिवर्तन, उसका व्यवहार ही बदल गया था कि उसे उछल कूद करनी ही नहीं है। जब बिना उछल कूद किए उसे मिल जाना है केले, तो क्यों ना वो उछल कूद क्यों करे। तो इसने क्या किया कि डायरेक्ट ही बॉक्स पर चढ़ा और केले को पा लिया बिना किसी उछल कूद के। तो उसके व्यवहार में वो बदलाव आ गया, लेकिन उसके साथियों में ये बदलाव नहीं आया था। तो यही होता है आपका व्यवहार में परिवर्तन कि जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है तो वही होता है उसके लिए व्यवहार परिवर्तन, मतलब वो व्यक्ति उस काम को करना बहुत अच्छे से सीख गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। उसके पहले अगर आपने हमारे इसके पहले वाली वीडियो गेस्टल्ट थ्योरी को ना देखा हो तो कृपया करके आप पहले उस गेस्टल्ट थ्योरी की वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया है कि इस सिद्धांत के उपनाम क्या है, जैसे कि समग्रवाद, संपूर्णवाद, अवयवीवाद, समग्रकृति, पूर्णाकार, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं। तो कृपया करके आप सबसे पहले गेस्टल्ट थ्योरी की वीडियो को जरूर देखें। तो अब बात करते हैं हम इनके सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। तो इनके सिद्धांत की विशेषता थी कि सीखने की शुरुआत संज्ञानात्मक होती है, कि इनके अनुसार यदि व्यक्ति को कुछ सीखना है तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से ही सीख सकता है। सीखने की शुरुआत कब होती है? ज्ञान से ही होती है। सीखना धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से होता है। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश की है, जैसे कि चिंपैंजी ने भी वो धीरे धीरे ना सीख कर उसके दिमाग में अचानक ही सूझ आई थी कि बॉक्स पे चढ़कर केले को पा लिया जाए। तो वो धीरे धीरे प्रक्रिया ना होकर एकदम अचानक से हुई थी। इस प्रक्रिया में सूझ अचानक से आती है, बिल्कुल आती है। जैसे अभी हमने इसके पहले बात की कि जब उसको साथियों के साथ में बिठाया गया था तो उसे अचानक ही सूझ आई थी कि बॉक्स में चढ़े और केले को पा लिया जाए। सोचने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। बिल्कुल एकदम सही है कि सोचने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। जब समस्या ही नहीं होगी तो व्यक्ति किस बारे में सोचेगा। तो यही चिंपैंजी के साथ में भी हुआ था कि उसके साथ में एक समस्या थी कि उसे केले पाना है, और उसके सामने फिर क्या हुई, बाधा आ गई है कि केले को तो पाना है लेकिन कैसे पाए, वो उसके सामने बाधा आ गई थी। तो जब बाधा आई तभी उसने सोचना शुरू किया। तो इनके सिद्धांत के अनुसार सोचने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, कि शैक्षिक महत्व क्या है इनके सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व था वो था कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का हल करना सीखता है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं, कोहलर जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी स्वयं की मानसिक शक्तियों के द्वारा ही किसी समस्या को हल कर सकता है। नेक्स्ट है कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना अधिक मानसिक शक्तियों के लिए यह सिद्धांत विशेष रूप से उपयोगी है। तो अगर कक्षा स्तर पर स्टूडेंट कल्पना नहीं करेगा कि उसे आगे जाके क्या बनना है, वो खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करेगा, तुलना नहीं करेगा कि वो कितना अच्छा है कितना खराब है, कहाँ उसे सुधार की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि अगर वो खुद को दूसरों से तुलना नहीं करेगा कि वो कितना अच्छा है कितना खराब है, तो व्यक्ति नहीं सीख सकता है। इसके लिए क्या है, इन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अधिक मानसिक शक्तियाँ हैं तभी वो इस सिद्धांत के द्वारा सीख सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में योगदान। इसके पहले हमने जान लिया, थोड़ा सा और जानते हैं कि और क्या है। तो वो है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है जैसे कि मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोफका, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। लेकिन जनक कौन कहलाते हैं? जनक है हमारे मैक्स वर्दीमर। प्रयोगकर्ता पूछा जाए तो वो है आपके कोहलर। यह सिद्धांत सीखने में रटने के सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का विरोध करता है। कहने का मतलब है कि जो इनका ये सिद्धांत है वो रटने के स्थान पर सीखने पर बल देता है कि व्यक्ति को हमेशा किसी भी चीज को सीखना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। क्योंकि रटा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति रटता है वो चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति समझकर सीखता है तो उसे वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। यह समस्या समाधान विधि का आग्रह करता है। जो इनका यह सिद्धांत है वो समस्या समाधान विधि का भी आग्रह करता है। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति के सामने कोई समस्या ही नहीं होगी तो व्यक्ति समाधान किस चीज़ का ढूंढेगा। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियां एवं क्षमताओं का विकास होता है। मतलब कि अगर इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति सीखता है तो उसकी मानसिक शक्ति एवं क्षमताओं का विकास होता है। तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। तो अगर इस सिद्धांत के द्वारा ही व्यक्ति क्या है, तुलना करना सीखता है, तर्क करना सीखता है, तो इसीलिए यह सिद्धांत तुलना करने में, तर्क करने में भी उपयोगी है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार है कि यह सिद्धांत विषय वस्तु के उच्च ज्ञान की प्राप्ति में विशेष रूप से उपयोगी है। तो इनका कहना है कि अगर किसी विषय वस्तु का बहुत अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए भी यह सिद्धांत विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। अगर आपको व्याकरण की शिक्षा लेनी है तो उसके लिए भी यह सिद्धांत विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। अंकगणित, रेखा गणित की समस्याओं के हल में भी यह सिद्धांत उपयोगी रहता है। तो अगर आपको किसी अंकगणित या रेखा गणित की समस्या को हल करना है तो उसके लिए भी यह सिद्धांत बहुत विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह सिद्धांत ह्यूरिस्ट पद्धति, मतलब कि ह्यूरिस्ट पद्धति का मतलब होता है कि छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर, मतलब आगे होकर सीखे। मतलब कि व्यक्ति को, अगर किसी छात्र को कोई काम सीखना है तो वो क्या करे कि स्वयं ही खोज करे, तभी वो सीख पाएगा। छात्र किसी नवीन परिस्थिति समायोजन करने तथा समस्या को सुलझाने में अंतर्दृष्टि से काम लेता है। मतलब अपनी सोच के द्वारा ही वो किसी समस्या को हल कर पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके संप्रत्यय के बारे में। तो ये इन्होंने 5 प्रकार के संप्रत्यय अपने सिद्धांत में बताए। ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। पहला है आपका लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और पांचवा है पुनर्संगठन। सबसे पहले है लक्ष्य। तो सबसे पहले इसमें इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति को अपना लक्ष्य तय करना होता है, लक्ष्य बनाना होता है कि उसे क्या बनना है। उसके बाद उसके सामने आती है बाधा। जैसे कि चिंपैंजी ने अभी अपना एक लक्ष्य बनाया था कि उसे केले को पाना है, लेकिन फिर उसके सामने बाधा आई कि वो इन केले को तो पाना है, लेकिन हम कैसे पाएं। तो कैसे पाएं वो हो गया इसकी बाधा। फिर आया इसके सामने तनाव। इससे तनाव हुआ कि अब हम इन केलों को कैसे पाएं, तो उसके सामने तनाव आया। फिर इसके बाद है संगठन, मतलब उसने सारी समस्या का संगठन किया। और फिर किया है पुनर्संगठन, मतलब उन जो भी पूरी समस्याएं थी सारी की सारी समस्या का संगठन किया, एक साथ में रखा और फिर उन समस्या को क्या किया, एक एक करके सॉल्व किया। मतलब पुनर्संगठन किया कि किस समस्या को पहले हल किया जाए और किस समस्या को बाद में हल किया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर पाते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं इनके सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में। तो इनके सिद्धांत की उपयोगिता है कि इस सिद्धांत की उपयोगिता पाठ्यक्रम को संगठित रूप से प्रस्तुत करने में है।
अगर किसी पाठ्यक्रम को संगठित रूप में प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है, किसी भी पाठ्यक्रम को एक साथ प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी इनका सिद्धांत उपयोगी होता है। इनके सिद्धांत की जो उपयोगिता है वो है पूर्ण से अंश की ओर, कि किसी भी पाठ्यक्रम को एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि अंशों में बांटकर उसे देना चाहिए। नेक्स्ट है समस्या समाधान के क्षेत्र में, तो इनका यह सिद्धांत समस्या के समाधान में भी उपयोगी होता है। नेक्स्ट है रटने की जगह तर्क में उपयोगी है, तो इनका सिद्धांत क्या है कि रटने की जगह, ये कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी काम को अगर व्यक्ति को सीखना है तो वो रट कर ना सीख कर क्या करे, वो अपने तर्क के आधार पर सीखें। इस सिद्धांत की उपयोगिता तर्क व चिंतन का विकास करने में है। तो अगर व्यक्ति इस सिद्धांत के द्वारा सीखता है तो कैसे सीखता है, वो सीखता है अपने तर्क व चिंतन के द्वारा। तो अगर व्यक्ति इस सिद्धांत के द्वारा सीखेगा तो उसका तर्क और चिंतन का विकास होगा। तो उसके लिए भी तर्क व चिंतन को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए भी यह सिद्धांत विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। सिद्धांत की उपयोगिता, इस सिद्धांत की जो उपयोगिता है वो प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त अनुभवों का सदुपयोग करना है। जैसे कि चिंपैंजी ने भी अपनी हर एक परिस्थिति से अनुभव प्राप्त किया था और फिर उसका सदुपयोग आगे की परिस्थितियों में किया। अब हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत से हमने क्या क्या पढ़ा। तो सारांश देख लेते हैं कि इस सिद्धांत में हमने जाना कि कोहलन ने कैसे सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत की अधिगम प्रक्रिया के बारे में भी जाना कि क्या पूर्व ज्ञान था उसका, कैसे सूझ आई थी और क्या अनुभव किया उसने, चिंपैंजी ने कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इस सिद्धांत की विशेषता के बारे में भी जाना, शैक्षिक महत्व के बारे में भी जाना, शिक्षा में योगदान क्या रहा इनके सिद्धांत का, और इन्होंने कितने संप्रत्यय बताए, जो 5 प्रकार के संप्रत्यय के बारे में भी जाना, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनर्संगठन, और इनके सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में भी जाना। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों को भी स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।